बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट टाइम हम ये गो थ्रू कर रहे थे कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैसे बनाते हैं और मोटी-मोटी बातें मैंने इसके अंदर की थी आप लोगों के साथ। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो मोटी-मोटी बातें होती हैं लाइक बैलेंस एट बिगिनिंग आपको दिया होगा, उसके बाद शेयर इश्यू दिया होगा, उसके बाद डिविडेंड पेड दिया होगा, फिर प्रॉफिट दिया होगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया होगा। मेनली ओ लेवल में और आईजीसीएस के अंदर ये बातें ज़्यादातर आती हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें डिविडेंड पेड के अंदर थोड़ी-सी कुछ कैलकुलेशन है, वो मैं बाद में सिखाऊँगा। तो ये था सोशी, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हम इसके और भी सवाल करते हैं, ठीक है? अच्छा सर, इसके बाद क्या होता है? द क्वेश्चन इज सर इसके बाद क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के बाद हम क्या करते हैं? तो बेटा ये स्टेटमेंट हम क्यों बना रहे थे? ये स्टेटमेंट हम इसलिए बना रहे थे ताकि हमारे पास जो इक्विटी में, इक्विटी से मुराद ओवरऑल कैपिटल, ये जो टोटल होता है ना, ये इक्विटी कहलाता है। यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इन सबको मिला के हम इक्विटी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? ताकि पूरे साल में जो चेंजेस आएंगे वो पता लग जाए। अगर हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल कुछ और था और क्लोजिंग कैपिटल कुछ और था, तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन पता लग जाए। जनरल रिजर्व में अगर इजाफा हुआ है तो कितना इजाफा हुआ है पता लग जाए, ठीक है? इसी तरीके से रिटेन अर्निंग भी हमें बनाना होता है। मेनली कॉलम ये होता है, ज्यादातर सवालों में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद सर हम क्या करते हैं? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात मैंने ये बताई थी कि डिविडेंड पेड इसके अंदर आएगा, चाहे वो इंटरिम हो, मतलब साल के दौरान हमने प्रपोज भी किया हो, अप्रूव भी किया हो और पे भी किया हो, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे वो फाइनल हो, लेकिन पेड होना चाहिए बेटा। तो डिविडेंड पेड ही इसके अंदर आएगा, चाहे वो फाइनल हो चाहे इंटरिम हो। लेकिन अगर डिविडेंड प्रपोज दिया हुआ है, डिविडेंड सजेस्टेड दिया हुआ है, डिविडेंड अनाउंस दिया हुआ है, डिविडेंड रेकमेंडेड दिया हुआ है, पे नहीं किया अभी तक, वो नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है? डायरेक्टर्स के पास इख्तियार नहीं होता, उसको पहले अप्रूव कराना पड़ता है। अप्रूव कौन करता है? शेयर होल्डर करता है। अब सर आगे चलते हैं सर, इसकी एसएफपी कैसे बनेगी? एसएफपी जरा सीख लेते हैं। अच्छा, एसएफपी का जो फॉर्मेट है, आप सबको बोलूंगा आप फॉर्मेट वही वाला फॉलो करें जो मैंने सिखाया है। मैंने आप लोगों को सिखाया होगा एसेट्स को टोटल करना है एक तरफ, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी को दूसरी तरफ टोटल करना है। मतलब हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर फॉलो करें तो एक तरफ टोटल एसेट आ जाता है, उसके बाद कैपिटल प्लस लायबिलिटीज आ जाता है। ये वाला फॉर्मेट ही फॉलो करना है कंपनी में स्पेसिफिकली, बाकी सब जगह भी। अब सर ये कैसे बनेगी? तो वैसे तो इसका एक प्रॉपर मैनर है, वो एज इन A2 के अंदर है। ओ लेवल में मैं हल्का हाथ रख रहा हूँ। तो सर कैसे बनेगी? सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉन करंट एसेट लिखेंगे। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मुझे ये बताएं वाजे तौर पे, या ज्यादा जूम आउट करूं? ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट 3 कॉलम बनाइएगा आप लोग। यहां लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है? यहां लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। एक डेप्शन वो होती है जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है, एक डेप्शन वो होती है जो आपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की होती है। तो यहाँ पे टोटल आएगा बेटा, टोटल आएगा, मतलब इनकम स्टेटमेंट वाली भी और ट्रायल बैलेंस वाली भी, दोनों मिला के, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेट, मतलब नेट बुक वैल्यू आ जाएगी किसकी? हमारे पास नॉन करंट एसेट की। कभी कभार वो इक्विपमेंट का बढ़ दे देता है, कभी कभार वो लिख देगा नॉन करंट एसेट ही लिख देगा आपको। तो कॉस्ट, टोटल डेप्रिसिएशन और आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। सर इसके बाद क्या आता है हमारे पास? सॉरी, इसके बाद बेटा इन्वेंट्री आएगा। इन्वेंट्री की मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो लिखनी होगी आपने। फिर हमारे पास आएगा ट्रेड रिसीवेबल। अगेन ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन को माइनस करना होगा। आपको एक परसेंटेज दी भी होगी, वो परसेंटेज आप ट्रेड रिसीवेबल पे अप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस कर लीजिएगा। ये एडजस्टमेंट अलग से मैंने सिखाई भी है आपको वैसे भी। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड कॉलम में नेट ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। फिर अगर कोई अदर रिसीवेबल है, कोई प्रीपेमेंट है, कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात कोशिश ये करनी है, बल्कि हर सवाल में आपने बैंक नहीं लिखना इसकी जगह पे। इसकी जगह न्यू टर्मिनोलॉजी आ गई है, मैं एक लिस्ट भेजूंगा, न्यू टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट कीजिएगा। जैसे बैड डेट है, बैड डेट यूज नहीं करना, उसकी जगह पे इररिकवरेबल डेट यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है? यहाँ पे इसने दिया बैंक नहीं लिखना, आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है? अगर हमारे पास कोई भी बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, कैश का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, आपने दोनों को मिला देना है, ठीक है? और उसकी जगह लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वैसे सवालों में दिया होगा। इन सब का टोटल करेंगे, इन करंट एसेट का टोटल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल कॉलम में लिख लीजिएगा। और नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का टोटल, ये कहलाएगा हमारे पास टोटल एसेट, ये कहलाएगा टोटल एसेट। यहां तक मेरे साथ है? यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब आ जाओ मेन, सबसे मेन। हो सकता है पेपर में पूरी एसएफपी नहीं बनवाए आपसे,
वो सिर्फ आपसे ये वाला सेक्शन बनाए, इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला सेक्शन बनाए। हो सकता है पूरी आपसे एसओएफपी नहीं बनवाए, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर सवालों में उसने ये वाला सेक्शन बच्चों से बनवाया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। सर इसको कैसे बनाते हैं? तो पहली बात, क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। क्या आते हैं एसओएफपी के अंदर? क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी। अगेन बता दो सर, इक्विटी किसे कहते हैं? जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, उसको प्यार से कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर फंड्स भी कहते हैं। और जो टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, वो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व करके आता है हमारे पास। तो सर यहाँ पे क्या लिखना है? आपने हमने तीन तीन चीजें पढ़ी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तीन चीजें पढ़ी है। नंबर वन शेयर कैपिटल। नंबर टू, सर नंबर टू हमारे पास क्या था आपका? नंबर टू जो था आपका, अल्लाह भला करे, वो जनरल रिजर्व था। एंड नंबर थ्री हमने पढ़ा है रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन चीजें पढ़ी। तो यहां पर हमारे पास इक्विटी सेक्शन के अंदर तीन चीजें आएंगी। आपका सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, उसके बाद आएगा क्या नाम है आपका, जनरल रिजर्व, और उसके बाद आएगा रिटेन अर्निंग। इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। कभी कभार सवालों में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद आपसे रिटेन अर्निंग वो सोशी बनवाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएगा। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी बना लेते हैं तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही आ जाते हैं, वैसे ही आ जाते हैं। ये देखें, जब ट्रायल बैलेंस के बाद आप वो बनाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, तो आपके पास वैसे ही सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो यही क्लोजिंग बैलेंस आपने एसओएफपी में लेके जाने हैं, यही एसओएफपी में लेके जाने हैं क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पेपर में सवाल दे दे और आपसे सोशी नहीं बनवाए, सोशी नहीं बनवाए, और आपको बोले सिर्फ एसओएफपी बनाओ। तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे काम कर सकते हैं? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। ये जो रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग में हमारे पास क्या आएगा? रिटेन अर्निंग में सबसे पहले आएगा रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। फिर हम सर क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट इसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट है हमारे पास वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। सर इसके बाद जो हमने डिविडेंड पेड किया है, जो डिविडेंड हमने पे किया हुआ है, जो डिविडेंड हमने क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है, वो इसमें से माइनस कर देंगे। और अगर कोई ट्रांसफर हुआ हुआ है, अगर कोई ट्रांसफर हुआ है, तो वो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगेन अपनी बात रिपीट कर दूं, वैसे ज्यादातर आपसे वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी बनवाएगा और उसके बाद एसओएफपी देगा। लेकिन सवाल में अगर वो आपको बोलता है एसओएफपी बनाओ, इन्फॉर्मेशन देके डायरेक्ट बोलता है एसओएफपी बनाओ, प्रॉफिट वगैरह उसने सवाल में दिया हुआ है, मतलब इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई, तो सर क्या करें? या तो सोशी बनाओ, पहले सोशी बना लो और उसके बाद ये एसओएफपी बनाओ, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में करते वक्त आपने ख्याल करना होगा, ये मेन चीज है बेटा, रिटेन अर्निंग सबसे मेन चीज है। इसमें ओपनिंग बैलेंस आता है रिटेन अर्निंग का, वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। फिर जो प्रॉफिट पूरे साल का था वो आता है, वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा या इनकम स्टेटमेंट से आ जाएगा। फिर जो हमने डिविडेंड पेड किया हुआ है, ये भी ट्रायल बैलेंस में आपको आएगा, डेबिट साइड पे डिविडेंड लिखा होगा। जो भी डिविडेंड हमारा पेड होता है वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता है। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये एडजस्टमेंट होती है, ये आपको एडजस्टमेंट में उसने बोला होगा। तो जो भी हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, ये आपने माइनस कर देना है। अच्छा सर, जनरल रिजर्व का भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं? यस सर। उसमें भी अगेन आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। और इसमें क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे जो भी हमने इस साल ट्रांसफर किया है, जो उसने एडजस्टमेंट में बोला है, वो हम लिख देंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर है? इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर इक्विटी। बेटा सबसे मुखातिब हूँ अरसलान, फसी, मुदस्सिर, और सॉरी मुबश्शिर, और बाकी जितने भी लोग हैं, सबसे मुखातिब हूँ। मैं आप सब लोगों से खिताब कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। मुझे ये बताएंगे क्या रहा है, मैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या सिर्फ सुन होके बैठे हुए खाली? ठीक है बेटा, बाकी लोग भी बताएं। अरसलान, फसी, ओके ओके सर। सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बेटा हमारे पास अगर सवाल में कोई नॉन करंट लायबिलिटी है, कंपनी के सवाल में मैंने आपको पहले ही बताया था, लोन के अलावा डिबेंचर भी आता है, लोन के अलावा डिबेंचर भी आता है। और डिबेंचर में मैंने ये बताया था कि ये भी एक लोन ही होता है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी डिसाइड करती है, थोड़ा सा उसके हाथ में चीजें आ जाती है, वो खुद बनाती है। जो कंटेंट्स होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो खुद बनाती है। ठीक है, तो डिबेंचर लिखेंगे अगर सवाल में दिया होगा, जो उसकी टोटल वैल्यू वो लिखेंगे। इसके बाद बेटा करंट लायबिलिटीज हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आएगा, अदर पेबल आएगा। अदर पेबल में ख्याल करना, कभी कभार इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया होता, वो भी हमारा इसका पार्ट बन जाता है। और अगर सवाल में बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, तो वो आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा और वो आपके पास करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। ठीक है, इसका हम टोटल करके फाइनल कॉलम में लिख देंगे। और इन तीनों का टोटल
शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटी का टोटल, इन तीनों का टोटल जो है वो हमारे पास कहलाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये हमारे पास थी एसओएफपी, ये हमारे पास थी एसओएफपी।